प्यारे छात्रों, आज हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। त्वरण क्या होती है, त्वरण के कितने प्रकार हैं और त्वरण पर आधारित अंकिक प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है त्वरण को परिभाषित करते हैं। कैसे हम लोग त्वरण को परिभाषित करेंगे? तो त्वरण के लिए बोला जा सकता है किसी वस्तु के समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग त्वरण को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर त्वरण के लिए फॉर्मूला लिखा जा सकता है, त्वरण बराबर अतः वेग में परिवर्तन और भागा समयांतराल। तो ये फॉर्मूला हो गया त्वरण के लिए। आपको याद रखना है, त्वरण एक सदिश राशि है, अर्थात त्वरण के पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। आइए अब हम लोग त्वरण का एसआई मात्रक जानते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक, तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए हैं और ये वेग में परिवर्तन तो एक प्रकार का वेग ही होगा और समय अंतराल को मान लेते हैं टी। ये फॉर्मूला हो गया। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड, इस तरह से इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक है। किसका है? तो त्वरण का। ये हो गया एसआई मात्रक। आइए हम लोग त्वरण की बीमा की बात करते हैं। त्वरण का बीमा, तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ लिखे, ए बराबर वी बाई टी, और बीमा लिखने के लिए बिग ब्रैकेट देते हैं तो बड़ी कोष्ठ का उपयोग कर दिया गया। वेग के लिए होता है एम के पावर 0, एल के पावर 1 और टी के पावर -1, और समय के लिए टी पावर कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हैं, और इस टी को भी ऊपर लेके जाइएगा तो लिख पाएंगे एम के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर -2, या सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी के पावर -2, यह भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग त्वरण का बीमा प्राप्त किए। आइए त्वरण के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला त्वरण का प्रकार है एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं जब कोई पिंड के वेग में परिवर्तन एक निश्चित समयांतराल में हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। बोलने का मतलब कोई वस्तु है, कोई पिंड है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वह एक निश्चित समय में हो रहा है। तब जो वेग में परिवर्तन और जो समय अंतराल है उसका दोनों का जो अनुपात होगा वह अनुपात ही कहलाएगा त्वरण। और वह कैसा त्वरण होगा? तो उसे ही हम लोग बोलेंगे एक समान त्वरण। आइए दूसरा हम लोग जानते हैं
असमान त्वरण, असमान त्वरण। तो देखिए यहाँ पर असमान त्वरण को हम लोग बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बोला जा सकता है जब किसी पिंड के वेग में परिवर्तन एक निश्चित समय में न हो तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि ए से बी तक जो है कि कोई पिंड है, इसको जाना है ए और ये बी है, और पॉइंट ले लिए सी, पॉइंट ले लिए डी। यहाँ पर वेग का परिवर्तन 10 मीटर पर सेकेंड है और समय अंतराल मान लीजिए 2 सेकेंड है। यहाँ भी ये 10 मीटर पर सेकेंड है और 2 सेकेंड, और यहाँ पर भी ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, इसको बोल लीजिए 4 और इसको बोल देते हैं हम लोग 5 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर जब हम लोग भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये भाग देंगे तो ये आ जाएगा पहला वाला, यानी कि ए बराबर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब यहाँ पर भाग देंगे तो ये ए बराबर आ जाएगा 2.5 ना, ये 5 2 5 10, 2 दूना 4, तो 5/2 यानी कि 2.5 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब यहाँ भाग देंगे तब आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो त्वरंगमान है, यहाँ पर जो त्वरंगमान है, यहाँ पर जो त्वरंगमान है वह एक समान नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे असमान त्वरण। यदि यही मान एक समान आ जाता तब हम लोग उसको क्या बोलते, एक समान त्वरण। अभी है असमान त्वरण। अलग अलग त्वरण के मान तो असमान होगा, अगर त्वरण का मान एक समान आता तो एक समान त्वरण होता। त्वरण का तीसरा प्रकार है औसत त्वरण। औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं किसी पिंड के कुल वेग में परिवर्तन और कुल समयांतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। मान लेते हैं कि देखिए इस हम लोग कैसे लिख पाएंगे, यहाँ पर इसको अगर मान लीजिए अगर फॉर्मूला के रूप में आप लिखना चाहिएगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं औसत त्वरण बराबर कुल वेग में परिवर्तन भागा कुल समयांतराल। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि T1 समय पर वेग V1 तथा T2 समय पर वेग V2 है। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग में परिवर्तन बराबर V2 माइनस V1, फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग बराबर डेल्टा V। यहाँ लिखेंगे समयांतराल, तो समयांतराल T2 माइनस T1
बराबर डेल्टा टी। अतः औसत त्वरण, और ए के ऊपर बार दे देंगे, लिखेंगे डेल्टा भी बाई डेल्टा टी। इस तरह से औसत त्वरण की प्राप्ति करते हैं। चौथा है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण, इसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं किसी दिए गए क्षण पर पिंड के त्वरण को ही तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। बोलने का मतलब दिए गए क्षण का मतलब हो गया दूसरे सेकंड पर, मतलब हो गया 5वें सेकंड पर, 10वें सेकंड पर, 7वें सेकंड पर। कोई पार्टिकुलर समय की बात की जा रही है, 10 सेकंड, 10वें सेकंड पर, 20वें सेकंड पर। देख रहे हैं ना, 20वें सेकंड, 10 सेकंड में नहीं, 10वें सेकंड। बात समझेंगे, 10वें सेकंड की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड में नहीं बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो 10वें बोलेंगे तो कोई एक पार्टिकुलर समय हो जाएगा, और 10 सेकंड हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा। इन दोनों में अंतर आप समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं दिए गए क्षण, वह दूसरे सेकंड पर है, 5वें सेकंड पर है, 10वें सेकंड की बात की जा रही है। कोई पार्टिकुलर एक समय की बात की जा रही है, और उस समय पर पिंड का जो भी त्वरण होगा उसे ही तात्क्षणिक त्वरण के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला लिखे, यहाँ पर हम लोग औसत त्वरण के लिए फॉर्मूला लिखे थे। औसत त्वरण के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, ए के ऊपर बार डेल्टा भी बाई डेल्टा टी। यहाँ जो है डेल्टा टी अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, अर्थात डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि जो ये समय अंतराल है जीरो के बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। तो देखिए, जब ऐसी स्थिति होगी, जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, अति सूक्ष्म होगा, जीरो के बहुत नज़दीक होगा, तब हम लोग जो है तात्क्षणिक त्वरण की बात करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे और लिखेंगे, अब केवल ए लिखेंगे। पहले हम लोग बार लिखते थे, अब लिखेंगे ए, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, और यह ए बराबर हो जाएगा डी भी बाई डी टी। तो इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला मिल गया ए के लिए, त्वरण के लिए। देखिए, हम लोग जो है भी बराबर फार्मूला पहले से प्राप्त किए हैं डी एक्स बाई डी टी ना। तो देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला हम लोग को मिला है ए बराबर डी भी बाई डी टी जो मिला है, तो ये भी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे। जब आप रखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी ना अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो इस तरह से दो फार्मूला हम लोग त्वरण के लिए लिखते हैं। एक फार्मूला यह हो गया, यानी कि ए बराबर हम लोग यह लिखेंगे, और एक दूसरा फार्मूला हम लोग को मिल गया ये, या आप यहाँ भी दोनों चीज सेम है, त्वरण के लिए दो फार्मूला। आइए त्वरण से संबंधित दो और हम लोग महत्वपूर्ण बात समझते हैं। तो पहली बात है पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं धनात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण के लिए बोली जा सकती है यदि किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ बढ़ती है, तो
त्वरण धनात्मक होगा। देख रहे हैं, वेग में परिवर्तन की दर समय से क्या हो रही है, बढ़ रही है। या इसको हम लोग दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ेगा तब भी उसका त्वरण धनात्मक होगा। तो धनात्मक त्वरण कब लेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब लेंगे, तो जब वेग में परिवर्तन की दर जो है वह समय के साथ बढ़ेगी तब त्वरण धनात्मक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये बस स्टॉप है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये बस स्टॉप है और यहाँ पर बस जो है इस तरह से लगी हुई है, ये बस है और यह बस जो है लगी हुई है और यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से बस चलना प्रारंभ करती है। तो जब बस यहाँ से चलेगी, रुकी हुई है तो एक्सेलरेशन 0 है और जैसे ही चलेगी तो त्वरण इसका क्या हो जाएगा, त्वरण इसका बढ़ने लगेगा। यानी कि त्वरण यहाँ पर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वेग का मान बढ़ेगा यानी कि त्वरण भी बढ़ने लगेगा। तो वहीं वेग में परिवर्तन की दर होगी वह धीरे धीरे बढ़ेगी यानी कि त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। तो ऐसी स्थिति में जब कोई पिंड रुका हुआ है और वह चलना प्रारंभ करता है तब जो त्वरण होता है वह धनात्मक होता है। दूसरा केस होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो यह क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं यदि किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ घटती है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। त्वरण कब ऋणात्मक होगा, जब वेग में परिवर्तन की दर जो है समय के साथ कम होगी, समय के साथ घटेगी। ऐसी स्थिति में त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर बस स्टॉप है, ये हम लोग बस स्टॉप ले लिए और बस जो है यहाँ से चलती हुई और यहाँ तक जो है आ रही है। देख रहे हैं ना, ये बस चलकर यहाँ तक और इसको यहाँ पर रुकना है। जब रुकना है तो ये बस वाला क्या करेगा, अपना वेग धीरे धीरे कम करेगा। कम करते करते यहाँ पर आकर बस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कि वेग का मान 0 हो जाएगा, त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ से क्या करेगा, ये धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू करेगा और यहाँ पर आकर रुक जाएगा। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर है वह धीरे धीरे कम होगी और यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो जब वेग में परिवर्तन की दर घटेगी, कम होगी, तब ऐसी स्थिति में त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक त्वरण को ही यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। और इंग्लिश में मंदन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण मंदन का मतलब मंद पड़ना, धीमा होना ना, कम होना। देख रहे हैं बस जो है धीरे धीरे रुक जा रही है, आकर यहाँ पर रुक जाएगी। वेग कम हो रहा है, धीरे हो रही है, मंद हो रही है, इसलिए त्वरण का मान ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, कोई पिंड सीधी रेखा पर निम्न समीकरण के अनुसार विस्थापन प्राप्त करती है। तो पूछा जा रहा है कि इसका त्वरण बतलाइए। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर y बराबर लिखा हुआ है a1 प्लस a2t प्लस a3t क्यू टी स्क्वायर। तो देखिए हम लोग पहले वेग निकालते हैं, तो वेग बराबर हो जाएगा dy/dt। तो समीकरण के दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग समय के साथ। इधर भी क्या हम करेंगे हम लोग, तो इधर भी करेंगे। तो देखिए लिखेंगे a1 प्लस a2t प्लस a3t स्क्वायर अपॉन dt। तो v बराबर, देखिए इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे dA
dA1/dt प्लस फिर लिखेंगे dA2t/dt फिर प्लस dA3t²/dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो ये जीरो हो गया, और जो कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे। इसमें A2 को बाहर कर देंगे, बाहर कर दिए और dt/dt हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो बाहर करेंगे तो A3 बाहर हो जाएगा और dt²/dt। तो ये देखिए dt से dt हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर यहाँ लिख पाएंगे, तो ये तो जीरो है, इधर हो जाएगा A2 और प्लस देखिए यहाँ पर जो 2 है पावर में जो है वह आगे में आ जाता है और पावर में से घटा देते हैं, तो देखिए A3 है और 2 आगे आ गया नहीं, और पावर में से एक हम लोग माइनस कर देंगे, ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है। तो v बराबर हो जाएगा A2 प्लस, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 आगे लिख देते हैं और A3 और ये केवल t होगा, 2 घटाव 1 तो ये पावर 1 दीजिए चाहे न दीजिए। तो हम लोग का यह मान क्या आया है, ये मान वेग का आया है, लेकिन निकालना क्या चीज़ है, त्वरण। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला A बराबर पर है dv/dt ना। फिर से हम लोग इस समीकरण के दोनों तरफ हम लोग समय के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लिखेंगे dv/dt और dv/dt त्वरण होता है तो A लिख दिए, फिर इधर लिख देंगे A2 प्लस 2A3t और पूरे का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक बार इसके साथ डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, 2A3 बाहर dt/dt ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से A बराबर हो जाएगा 2A3। यहाँ पर देखिए एक बार इसके साथ डिफरेंशिएशन किया गया है और एक बार इसके साथ, और कांस्टेंट को बाहर और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। इस तरह से त्वरण हम लोग को मिल गया A बराबर 2A3। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं और ये कंपटीशन में हम लोग के जनरली पूछे जाते हैं।